ये तस्वीरें देखी आपने, आज़ाद भारत की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। पेरियार के वंशज, पेरियार के मानने वाले राहुल गांधी को तिरंगा दे रहे हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। लगभग 3000 किलोमीटर वो पैदल चलेंगे। मैं बहुत आसान्वित नहीं हूं कांग्रेस को लेकर, मैं उसका प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन एक ऐसे दौर में जब खांसने पर, बात करने पर, पोस्ट लिखने पर, पत्रकारिता करने पर, राजनीति करने पर डर का साया मंडरा रहा, उस समय किसी भी नेता को जो सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। और सोचिए, डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष ना हो तो क्या होता है। सवाल है कि आखिर इस देश की टीवी और अखबार मीडिया ने पूरे इस रैली को, इस कार्यक्रम का बायकॉट कर दिया। सोशल मीडिया भरा हुआ है, वजह क्या है ये भी बताऊंगा। दूसरी तस्वीर देखिए नीतीश कुमार की, जो दिल्ली में 2 दिनों में उन्होंने साबित कर दिया है कि 2024 का चुनाव आसान नहीं होने वाला है। तो 2 बड़े खेल चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की, वहीं अब नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, राहुल गांधी पदयात्रा पर निकल गए हैं। उम्र का तकाजा है, राहुल थोड़ा यंग है, 50 साल की उम्र है। नीतीश राजनीति के परिपक्व खिलाड़ी हैं, वो दलों को बांध रहे हैं। राहुल को जिम्मेदारी दी गई है कि आप देश को बांधिए। लेकिन सवाल है कि और नेता जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडरशिप वाले हैं वो क्या करेंगे। वो तमाम विश्लेषण जो इस वीडियो में आपको देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राहुल गांधी ने आज एक यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो यात्रा। ये पूरी तरह से विशुद्ध रूप से राजनीतिक यात्रा और होनी भी चाहिए। सवाल है कि जब 2014 में बीजेपी आई, उसके बाद धीरे धीरे तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया और यहां तक कि नोटबंदी कर दी गई और 2019 में सारे पॉलिटिकल पार्टियों की कमर टूट गई। बीजेपी का हर राज्य में दफ्तर बन गया, दिल्ली में सबसे आलीशान दफ्तर बढ़ गया, फिर हर जिले में दफ्तर बन गया। किसी भी बीजेपी के सांसद विधायक पर, उनके समर्थकों पर कोई छापेमारी नहीं हुई और तमाम हमारे और आपके जैसे आम लोगों पर जो सोचते समझते थे, बोलते लिखते थे, उनको जेल में डाले जाने लगा। रोज CBI के रेड पड़ने लगी। कोई ऐसा विपक्ष का नेता बताइए जिसको बेईमान मीडिया के सहारे CBI इनकम टैक्स को लगाकर नहीं ठहराया गया है। लेकिन सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस इस बात के लिए दोषी है कि जब कांग्रेस का राज था तो बेईमान सिर्फ मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और DMK होता था, जगन मोहन रेड्डी। लेकिन जब बीजेपी आई तो तमाम सवर्ण नेताओं के घर भी छापे पड़ने लगे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे राहुल हो, चाहे सोनिया गांधी हो। लेकिन बहुजन नेताओं ने लड़ाई नहीं ठाना, उनके समर्थकों ने उनके ही नेताओं को मीडिया के नाम पर उनको चोर समझ लिया और मीडिया ने बहुजन नेताओं को उनके ही जनता की नज़रों में चोर साबित कर दिया और आपकी राजनीतिक विरासत खत्म हो गई। चाहे मायावती हो, लालू यादव हो, लेकिन अब लालू यादव ने वापसी की है और नीतीश कुमार उस स्क्रिप्ट के हीरो हैं और राहुल गांधी सह अभिनेता होंगे। तो आखिर होगा क्या 2024 में, होगा क्या? मैं अभी बता देता हूं क्या होगा और नहीं होगा। एक बात तो तय है कि अब वही खाएगा जो सड़कों पर संघर्ष करेगा। अब राजनीति बीजेपी ने इतना टफ बना दिया है कि कोई ये सोच ले कि घर बैठ के राजनीति हो जाएगी और इक्वेशन साध लिया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अखिलेश इसका उदाहरण है, मात खा चुके हैं। मायावती जी मात खा चुकी हैं। हेमंत सोरेन सत्ता में आ गए, लेकिन अगर वो अब भी सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो बच नहीं पाएंगे। स्टालिन के स्टाइल में राजनीति करनी होगी। स्टालिन ने क्या कहा है, हर जाति का, हर कम्युनिटी का, SC ST OBC माइनॉरिटी का जज बनाना पड़ेगा। स्टालिन ने क्या किया है, हर मंदिर में हर कम्युनिटी का पुजारी होगा। स्टालिन ने क्या किया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सुदामा कोटा का आरक्षण लागू नहीं होगा और SC ST OBC माइनॉरिटी को 69% रिजर्वेशन है तमिलनाडु में। यह है स्टालिन का मॉडल। स्टालिन के फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहता है, हु इज मोदी? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर है, PhD है, इकोनॉमिस्ट है, बेरोजगारी दूर किया है, GDP बढ़ाया है, बात क्यों मानूं? ये तल्ख अंदाज में राजनीति होगी, जिसका नमूना हेमंत सोरेन ने भी दिखाया है। जब उन पर भी गाज गिरी तो विधानसभा में कह रहे थे मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद से लड़ेंगे।
राहुल गांधी को भी समझ में आ गया है कि उनको मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोगों ने घेर रखा था। यहां तक राहुल ने कहा कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है। तो सवाल यही है कि पार्टी कोई हो, लेकिन वहां जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं वो इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार के खिलाफ हैं। और अब ये बात सबको समझ में आने लगी है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार, राहुल गांधी की पहली बैठक होती है, लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार की फाइल दबी है। तेजस्वी यादव डरते हैं, ये डर खत्म हो गया है। कौन सी फाइल दबी है? कह रहे हैं कि हमारे यहां के सीबीआई का दफ्तर खोल लो। नीतीश कुमार ने आज शरद पवार से मुलाकात की है। आप कल्पना कीजिए कितना आसान है बीजेपी को हराना। जो प्लान है नीतीश कुमार का, कितना सरल और साधारण प्लान है। बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, कितना आसान है। चिराग पासवान को तय करना है कि वो बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं। मुकेश सहनी को तय करना है बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, मसला खत्म। आरजेडी जेडीयू गठबंधन माकूल है। झारखंड में जेएमएम सोरेन की पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन शानदार है जीत दर्ज करने के लिए। अगर इसमें बीएसपी को सीट मिल जाए तो सोने पर सुहागा। चलिए यूपी में ले आते हैं आपको। यूपी में सपा बसपा का गठबंधन एकदम आसान है हराने के लिए। दोनों लोगों के पास 20-20 सीट नहीं है, 30-30 भी नहीं है, 80 सीट है। 40-40 पर लड़ लो, 30-30 पर लड़ लो। अनुप्रिया आना चाहे तो उनको भी दे दो, राजभर आना चाहे तो उनको भी दे दो। जब बीजेपी जैसी पार्टी दे सकती है राजभर, अनुप्रिया को, तो आप क्यों नहीं? देना पड़ेगा। रावण को भागीदारी देनी पड़ेगी, क्यों नहीं देंगे? सवाल यह है मध्य प्रदेश कैसे जीतेगी बीजेपी? मध्य प्रदेश में बीजेपी को ओवैसी और मायावती जी को साथ लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश कैसे जीतेगी कांग्रेस? बीजेपी को हराने के लिए मायावती, ओवैसी को साथ लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को, बीएसपी को साथ लेना पड़ेगा। राजस्थान में कांग्रेस को, बीएसपी को, ओवैसी को साथ लेना पड़ेगा। उसी तरह से कर्नाटक में कैसे जीतेगी बीजेपी? हारेगी। जेडीएस, कांग्रेस और मायावती जी जैसे पिछला बार हुआ था, इस बार फिर से आ जाए, आराम से हार जाएंगे ये। उत्तराखंड में ही खेल हो जाए। मायावती बड़ी फैक्टर है, लेकिन सवाल है कि आप लोग की क्या राय है? क्या मायावती जी को विपक्ष में नहीं आना चाहिए? सवाल यही फंसता है कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे अखिलेश यादव सीनियर नेता है, बना दीजिए। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बना दीजिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री, आकाश आनंद को डिप्टी सीएम, और मायावती जी अगली बार राष्ट्रपति की कैंडिडेट होंगी। सोने पर सुहागा। और क्या चाहिए? एकदम आसान है। नीतीश कुमार ने बाजी पासा पलट दिया है, बाजी चल दी है। वो सीधा कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने नहीं आया हूं, मैं विपक्ष को एकजुट करने आया हूं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट, ममता, कांग्रेस एक साथ लड़ जाए, यकीन मानिए जो दल इस तरह के गठबंधन में नहीं आते हैं, मान लीजिए कि वो सचमुच डरे हुए हैं और वो बीजेपी के एजेंट हैं। नीतीश कुमार को हम लोग क्या कहते थे कि नस दबा हुआ है, बीजेपी के एजेंट है। उस आदमी ने दिखाया कि मैं नहीं डरता हूं, मैं बीजेपी से लड़ूंगा। राहुल गांधी ने दिखाया मैं बीजेपी से लड़ूंगा। तो सवाल है कि अपोजिशन के कौन नेता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप किसी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन अगर आपके नेता सड़कों पर नहीं है तो उस पार्टी का समर्थन छोड़ दीजिए। ठीक उसी तरह से जो बीजेपी के समर्थक हैं, क्या करती है बीजेपी? पैसा देती है कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल नहीं। क्या करती है बीजेपी? केरल में अगर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला होता है तो उसके नेता मिलने जाते हैं। क्या करती है बीजेपी? पश्चिम बंगाल में अगर उसके नेता पर हमला होता है तो अमित शाह मिलने जाते हैं। यह करती है बीजेपी। महाराष्ट्र में क्या करती थी? जहां जहां अपोजिशन में बीजेपी है, क्या करती है? छोटे दलों से गठबंधन और अपने नेताओं का हौसला अफजाई, और किसी कीमत पर अपने नेता के साथ बना रहता है। बग्गा के साथ क्या हुआ? बग्गा को बचाया बीजेपी ने, बचाना भी चाहिए। पत्रकारों को बचाती है। यह बात अपोजिशन को सीखना पड़ेगा। और यकीन मानिए 2024 में जो लोग अपना अपना स्वार्थ न छोड़े, उनको बीजेपी का एजेंट घोषित कर दीजिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज चल क्या रहा है? इस देश में एक जाति विशेष और धर्म विशेष का बोलबाला है। संविधान खतरे में है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। पता नहीं कौन किस पल किसके घर रेड पड़े और जेल में डाल दिया जाए। यही है गुजरात मॉडल और पुतिन मॉडल।
मैं इस देश के संविधान के पक्ष में हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम के पक्ष में हूँ। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तानाशाह के खिलाफ हूँ, मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ, क्योंकि उसकी पूरी विचारधारा इस देश में जातिवाद और धार्मिक संप्रदायीकरण के बढ़ावा देता है। मैं फूले पेरियार अंबेडकर का पक्षधर हूँ, कबीर बुद्ध रविदास का पक्षधर हूँ, जो मानव मानव एक समान की बात कहते हैं। तो एकदम आसान है और यही सारी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। मंडल मसीहा शरद यादव से जाके नीतीश कुमार मिले, यही तो चाहिए बहुजनों को। क्या चाहिए? बस एक बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती मैदान में आ जाए, फिर देख लीजिएगा इस देश में बहुजनों की सरकार होगी। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, वो अमीरों की पार्टी है। इस देश में बड़ी पार्टी सपा है, बसपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, जेएमएम है, डीएमके है, जिसके पास एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जनाधार है, ओवैसी हैं। लेकिन यकीन मानिए, गांठ बांध लीजिए, जो लोग 2024 में एकजुट होकर चुनाव नहीं, नीतीश कुमार ये नहीं कह रहे हैं कि जेडीयू पूरे राज्य देश में चुनाव लड़ेगी, वो कह रहे हैं कि जिस जिस राज्य में जो जो पार्टी अपर हैंड्स है, जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक है, कांग्रेस उनको सपोर्ट करे, कांग्रेस की भी परीक्षा इसी में हो जाएगी। तो सोचिए, ये रणनीति है, साफ रणनीति है, सुलझी हुई रणनीति है कि बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं होंगे एकजुट तो जनता की बारी तो आ चुकी है। महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, पत्रकारों की बारी आ चुकी है, जो सवाल से सरकार पूछते हैं वो जेल जाते हैं। एक्टिविस्टों की बारी आ चुकी है, तमाम लोग जेल में हैं। ऐसा ना हो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी अपना घर न बचा पाए। तानाशाह को जब खून का चस्का लगेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। नतीजा सामने है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल हो, प्रियंका हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे आजम खान हो, बाद में ओवैसी भी नहीं बचेंगे। सबसे बड़ी भूमिका मैं मायावती जी का देखता हूँ। सीधा सीधा फंडा है, यूपी में समझौता हो, आकाश आनंद डिप्टी सीएम बने, मायावती जी राष्ट्रपति के लिए बात करें, और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बैठ के तय हो जाए चुनाव के बाद। जिस पर सहमति हो, जो सबको मिला के जानना चाहते वो प्रधानमंत्री बने। मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय कांसी राम साहब कहते थे, डेमोक्रेसी में मजबूत नहीं, मजबूर सरकार जनता की भलाई करती है। इतिहास उठा के देख लीजिए। तो ये ऐतिहासिक तस्वीरें थी, ये ऐतिहासिक विश्लेषण है जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर आपको दिखाया जाएगा। सोचिए, जो राहुल गांधी को बायकॉट कर रही है मीडिया, भारत जोड़ो कहीं दिखा रही है, कैसी पत्रकारिता है ये कि आप विपक्ष को दिखाएंगे ही नहीं। नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ से सीट लाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि कहाँ से सीट लाएंगे ये नहीं जानता हूँ मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर विपक्ष को एकजुट कर दूंगा तो जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे, और जो विपक्षी एकता में नहीं शामिल होगा उसका मतलब है कि या तो वो बीजेपी से डरता है या उसका कोई निजी स्वार्थ है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।